नियति की डोर। मित्रों, यह कहानी बहुत पुराने समय की है, जब एक नगर में कुंदन नाम का एक धनी सेठ अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करता था। उसके पास अपार संपत्ति थी, व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ था और धन की कोई कमी नहीं थी। लोग उसके व्यवहार और दान पुण्य की मिसाल दिया करते थे, मगर कहते हैं ना, वक्त किसी का सगा नहीं होता, कब किसका भाग्य बदल जाए कोई नहीं जानता। जो कभी दूसरों की मदद करता था, अब खुद मदद का मोहताज हो गया। समय ने करवट ली और एक दिन सेठ कुंदन को व्यापार में भारी घाटा हो गया। उसका सारा धन धीरे धीरे खत्म हो गया और वह कर्ज में डूब गया। जो लोग कभी उसके दरवाजे पर सिर झुकाकर आया करते थे, वही अब रास्ता बदलने लगे। रिश्तेदारों ने भी किनारा कर लिया, मित्रों ने उसका हाल पूछना तक छोड़ दिया। अब स्थिति यह हो गई कि 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल हो गया। ऊपर से कर्ज वसूलने वाले रोज उसके दरवाजे पर धमक जाते। सेठ कुंदन की हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी। एक रात बहुत परेशान होकर कुंदन ने अपनी पत्नी से कहा, हे भाग्यवान, यह उधार देने वाले अब जीना हराम कर चुके हैं। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या करूँ, कहाँ से पैसा लाऊं और कैसे इनका कर्ज चुकाऊं। अब तो हमारे पास अपना पेट भरने तक के पैसे नहीं बचे। थोड़ी देर चुप रहकर उसने कहा, मैं सोच रहा हूँ कि कुछ दिन तुम्हारे मायके चलते हैं, शायद तुम्हारे पिता और भाई हमारी मदद कर दे। अगर कुछ सहायता मिल गई तो हम छोटा मोटा कोई नया काम शुरू कर लेंगे। आखिर ऐसे वक्त में तो अपने ही काम आते हैं। पत्नी ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, आप सही कह रहे हैं, मेरे पिता और भाई जरूर कुछ मदद करेंगे। फिर दोनों रात के अंधेरे में ससुराल की ओर निकल पड़े, जो नगर से करीब 10 कोस की दूरी पर था। सेठ कुंदन स्वाभिमानी व्यक्ति था। जैसे ही वे गांव के नजदीक पहुंचे, वह एक कुएं के पास रुक गया और बोला, हे भाग्यवान, मेरा मन बहुत विचलित हो रहा है। कभी जो लोग मुझसे मदद मांगते थे, अब मैं उन्हीं से सहायता मांगने जा रहा हूँ। सोचता हूँ, अगर उन्होंने मेरी मदद से इनकार कर दिया तो मेरा आत्मसम्मान चूर चूर हो जाएगा। थोड़ी देर सोचने के बाद वह बोला, दुनिया का यही दस्तूर है, लोग उसी के आगे झुकते हैं जो पहले से ही भरा पूरा हो। भूखे और बेसहारा को कोई नहीं पूछता। आखिर में उसने अपनी पत्नी से कहा, तुम ऐसा करो, पहले अकेले अपने मायके जाओ। अगर वहां तुम्हारा अच्छे से स्वागत सत्कार हुआ और तुम्हारे पिता एवं भाई प्रसन्न हुए तो वापस आकर मुझे बुला लेना। लेकिन अगर उन्होंने तुम्हें देखकर उत्साह नहीं दिखाया और आदर सम्मान नहीं दिया तो चुपचाप लौट आना, मैं यही तुम्हारा इंतजार करूंगा। कुंदन ने कुएं के किनारे अपनी पत्नी को समझा बुझाकर मायके भेज दिया और खुद उसी जगह बैठकर उसकी वापसी का इंतजार करने लगा। सेठानी अपने पति को छोड़कर मायके पहुंची, लेकिन वहां जो हुआ वह उसकी उम्मीदों के बिल्कुल उल्टा था। जब वह अपने पिता के घर पहुंची तो उसके भाइयों और भाभियों ने उसे देखा, लेकिन उनके मन में तुरंत शक पैदा हुआ। इसका पति तो अब कंगाल हो चुका है, रोज कर्जदार इनके घर पहुंचते हैं, जरूर यह कुछ मांगने आई होगी। इसी सोच के साथ उन्होंने उससे दूरी बना ली। सेठानी दरवाजे पर खड़ी खड़ी अपने घर की तरफ उम्मीद से देखती रही, पर किसी ने ना स्वागत किया, ना हाल चाल पूछा और ना ही बैठने को कहा। काफी देर इंतजार के बाद जब कहीं से कोई आदर सत्कार नहीं मिला तो वह चुपचाप लौट गई, वहीं जहां उसका पति बेसब्री से उसका इंतजार कर रहा था। वापस जाकर उसने रोते हुए सेठ कुंदन को सब बताया। भैया और भाभियां मुझे देखकर भी अनदेखा कर गए। ना कोई खुश हुआ, ना किसी ने बैठने के लिए कहा। लगता है अब उस घर में हमारे लिए कोई जगह नहीं बची है। अच्छा यही होगा कि हम दोनों लौट चलें। जो किस्मत में लिखा होगा वो होकर रहेगा। इस निर्णय के साथ वे दोनों वापस अपने टूटे हुए घर लौट आए। जैसे ही वे घर पहुंचे, अचानक सेठानी को पेट में तेज दर्द होने लगा। वह गर्भवती थी। सेठ तुरंत दौड़कर दाई को बुला लाया और उसी रात उनके घर एक पुत्र का जन्म हुआ। कुंदन ने उदासी भरे स्वर में कहा,
अगर यही बालक कुछ महीने पहले पैदा हुआ होता तो मैं पूरे नगर में भोज करवाता। ढोल नगाड़े बजते, मिठाइयां बंटती, लेकिन अब तो हालत यह है कि गुड़ की एक ढेली खरीदने के भी पैसे नहीं है। फिर भी बच्चे का जन्म उनके जीवन में एक नई उम्मीद की तरह था। उन्होंने उसका नाम रखा गौतम। गौतम के आने के साथ ही जैसे उनकी किस्मत ने करवट ली। सेठ के एक पुराने मित्र ने कुछ पैसे उधार दिए और सेठ ने एक छोटा सा कारोबार शुरू किया। धीरे धीरे व्यापार बढ़ता गया और कुछ ही महीनों में सेठ फिर से मालामाल हो गया। अब सेठ और सेठानी गौतम को अपने लिए सौभाग्य का प्रतीक मानने लगे। उन्हें विश्वास था कि गौतम के जन्म के साथ ही उनके बुरे दिन खत्म हो गए। वे दोनों बेटे को बहुत दुलार से पालने लगे। समय बीतता गया। गौतम जब 1 साल का हुआ तब तक उसने बोलना शुरू नहीं किया था। यह देख सेठ और उसकी पत्नी को चिंता होने लगी। वे सोचने लगे कि कहीं बच्चे में कोई कमी तो नहीं। साल दर साल बीतते गए। गौतम अब 8 साल का हो चुका था, लेकिन अभी भी बहुत कम बोलता था, और जब कुछ बोलता भी था तो उसकी बातें किसी को समझ में नहीं आती थी। पड़ोसी तो यहाँ तक कहने लगे कि बच्चा या तो मंदबुद्धि है या पागल। सेठ ने हर संभव इलाज करवाया, वैद्यों से, हकीमों से, पर कोई असर नहीं हुआ। गौतम की यही हालत रही। सेठ अब बेटे की इस हालत को लेकर बहुत दुखी रहने लगा। समय बीतता गया और गौतम अब 16 वर्ष का किशोर बन चुका था, लेकिन उसकी बुद्धि अब भी किसी छोटे बच्चे जैसी ही थी। उसकी मासूमियत और नादानियों से सेठ का धैर्य जवाब देने लगा। एक दिन क्रोध में आकर सेठ ने उसकी बुरी तरह पिटाई कर दी। इस अपमान और मार से आहत होकर वह नासमझ भोला गौतम, जिसे दुनिया मंदबुद्धि समझती थी, अपने घर से चुपचाप भाग गया। सेठ और सेठानी ने अपने बेटे गौतम को बहुत ढूंढा, गांव नगर के कोने कोने में खोजबीन की, लेकिन वह कभी लौट कर नहीं आया। अब सेठ को अपने गुस्से और किए पर गहरा पछतावा होने लगा, लेकिन अब हाथ मलने के सिवा कुछ किया भी नहीं जा सकता था। उधर नासमझ और मासूम गौतम, जो उस वक्त 16 साल का एक किशोर था, घर छोड़कर यूं ही भटकता रहा। कभी किसी गांव, कभी किसी नगर, राह चलतों से कुछ मांग कर पेट भर लेता, तो कभी कोई दयालु उसे पुराने कपड़े दे देता। उसके कपड़े मैले, बाल बिखरे हुए, आंखों में अनजानी बेचैनी और चाल में एक अजीब सी बेहोशी सी थी। अब उसकी हालत किसी पागल की तरह हो चुकी थी। समय बीतता गया और इस भटकते फिरते जीवन में गौतम अब 20 वर्ष का नौजवान बन गया, लेकिन उसकी समझ अब भी मासूम बच्चों जैसी ही थी। अंततः उसका रास्ता जामनगर तक पहुंचा, जहां पर राजा रामसेन का शासन था। राजा रामसेन एक बहुत ही नेकदिल और समझदार राजा थे, लेकिन उनका दुर्भाग्य यह था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। उनका दरबार चाटुकार दरबारियों से भरा हुआ था। वे यह भली भांति समझते थे कि इन दरबारियों की बातों में ना सच्चाई है, ना दूरदर्शिता। इसीलिए राजा अक्सर किसी बुद्धिमान और ईमानदार व्यक्ति की तलाश में रहता था, जो राज्य को सही दिशा दे सके। इन्हीं विचारों में डूबा एक दिन राजा ने अपने कुछ दरबारियों के साथ जंगल की सैर पर जाने का निश्चय किया, ताकि प्रकृति की गोद में जाकर उसे कुछ मानसिक शांति मिल सके। जंगल में कुछ देर शिकार खेला, कुछ समय टहलते रहे। तभी लौटते वक्त राजा की नजर एक विचित्र दृश्य पर पड़ी। एक बड़ा सा वृक्ष था, जिसके नीचे एक अजीब सा युवक बैठा था। उसके कपड़े फटे पुराने, बाल उलझे हुए और आंखें शून्य में खोई हुई। वह अपने आप से बातें कर रहा था। उसका चेहरा पहली नजर में पागल जैसा ही लगता था, लेकिन वो युवक और कोई नहीं, बल्कि वही भटका हुआ गौतम था। राजा की जिज्ञासा जाग उठी। उसने अपने सिपाहियों को रुकने का आदेश दिया और खुद उस युवक के पास पहुंचा। पास जाकर राजा ने उससे पूछा, ऐ नौजवान, तुम अपने आप से बातें क्यों कर रहे हो? क्या तुम पागल हो? युवक ने एक मंद मुस्कान के साथ राजा की आंखों में देखा और शांत स्वर में जवाब दिया, पागल तो तुम हो और तुम्हारा सारा दरबार। मैं तो बस यही सोच रहा हूँ
कि इस वीरान जंगल को साफ करके यहाँ एक भव्य महल बनना चाहिए और उसका राजा मुझे बनना चाहिए। राजा अचंभित रह गया। उसे लगा कि इस युवक की बातों में एक अलग ही गहराई है जो किसी सामान्य पागल की हो ही नहीं सकती। दरबारी यह सुनकर सन्न रह गए, कुछ सोच में पड़ गए, कुछ का चेहरा उतर गया। किसी ने धीमे से कहा, यह या तो पागल है या फिर कोई ऐसा व्यक्ति है जो किसी का डर नहीं रखता और जिसके पास सचमुच कुछ समझ है। राजा ने अपने दरबारियों से उसकी राय ली, लेकिन दरबारियों के मन में ईर्ष्या और डर घर कर चुका था। उन्हें डर था कि यदि यह युवक राजा का प्रिय बन गया तो उनकी दरबार में हैसियत घट जाएगी। आपस में फुसफुसाहट शुरू हो गई। एक बोला, यह तो खतरा बन सकता है, राजा को इससे दूर रखना चाहिए। दूसरा बोला, मुझे तो यह अध पागल ही लग रहा है, कोई समझदारी की बात मत करना इससे। लेकिन अंततः उन्होंने राजा को यह सलाह दी कि इस युवक को महल ले चलना चाहिए। अगर वह पागल निकला तो छोड़ देंगे और अगर बहादुर और होशियार निकला तो यह राज्य के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। राजा ने अपने दरबारियों की सलाह मानते हुए नरमी और थोड़ी सख्ती से उस नौजवान को अपने साथ महल चलने के लिए मना लिया। उसे घोड़े पर बैठाया गया और काफिला महल की ओर चल पड़ा। लेकिन कुछ ही दूरी तय करने के बाद उस नौजवान ने अचानक अपने घोड़े की लगाम मोड़ी और किसी और दिशा में दौड़ पड़ा। राजा और उसके सिपाही चौंके बिना ना रह सके। उन्होंने तुरंत अपने घोड़े दौड़ाए और कुछ ही देर की मशक्कत के बाद उस नौजवान को फिर से पकड़ लिया गया। अब सभी फिर से महल की ओर रवाना हुए। जैसे ही वे महल के करीब पहुंचे, उन्होंने देखा कि राजमहल के बाहर लोगों की भीड़ लगी हुई है। लोग जोर जोर से नारे लगा रहे थे और राजा को बधाइयां दे रहे थे। यह देखकर राजा और उसके दरबारी चकित रह गए। उन्होंने उत्साहित लोगों से पूछा, आखिर क्या बात है, किस बात की बधाई दे रहे हो? लोगों ने बताया, महाराज, जिस रास्ते से आप शिकार पर गए थे उसी रास्ते पर दुश्मन राज्य की सेना घात लगाकर बैठी थी। हमें तो लगने लगा था कि अब आप कभी वापस नहीं लौटेंगे, लेकिन आपने अचानक रास्ता बदल दिया और वही बदलाव आपको सुरक्षित लेकर लौटा। यह सुनकर राजा और दरबारियों की आंखों में हैरानी और चिंता साफ दिखाई देने लगी। राजा मन ही मन ईश्वर का धन्यवाद करने लगा। फिर भीड़ ने फिर से प्रसन्नता से कहा, महाराज, आप तो बड़े बुद्धिमान निकले। अगर आपने समय रहते रास्ता ना बदला होता तो आज का दिन कुछ और होता। राजा की नजर एक बार फिर उस नौजवान पर गई जो अब भी शांत भाव से खड़ा था। उसके चेहरे की सादगी और आंखों की गहराई ने राजा के दिल को छू लिया। राजा सोचने लगा, यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता। महल पहुंचने के बाद राजा ने दरबार में आदेश दिया, इस युवक के लिए एक शाही कुर्सी तैयार की जाए। आज से यह मेरे साथ दरबार में बैठेगा। यह सुनते ही दरबारी घबरा गए, क्योंकि वे पहले ही उस पागल जैसे दिखने वाले व्यक्ति से असहज थे। उन्होंने तुरंत कहा, महाराज, यह तो पागल है, कहीं ऐसा ना हो कि यह आपको हानि पहुंचा दे। आपके साथ तो हम जैसे अनुभवी लोगों को होना चाहिए। लेकिन राजा ने उनकी बातों को नजरअंदाज करते हुए कहा, नहीं, यह व्यक्ति तुम सब में सबसे ज्यादा बुद्धिमान है। इसने बिना एक शब्द बोले हमें दुश्मन से बचा लिया। यही होती है सच्ची अक्लमंदी। राजा की बातें सुनकर वह नौजवान मुस्कुराया और बड़े आत्मविश्वास के साथ राजा के सिंहासन के पास रखी शाही कुर्सी पर जा बैठा। लेकिन यह दृश्य दरबार में मौजूद पुराने दरबारियों को भीतर तक खल गया। पीढ़ियों से जो लोग शाही कुर्सियों पर बैठे थे, उनके लिए यह अपमान जैसा था कि कोई अनजान व्यक्ति, और वह भी एक पागल, उनके बराबर आकर बैठ जाए। उनके मन में जलन घर कर गई और वे उस अजनबी के खिलाफ षड्यंत्र रचने लगे। एक सुबह कुछ दरबारी उस नौजवान के पास चुपके से पहुंचे। वे बड़े आदर भाव से उसके सामने झुके और बोले, बड़े भाई, हम आपके दीर्घायु होने की कामना करते हैं। हम आपसे एक जरूरी बात करना चाहते हैं। वे मीठी बातें करते हुए बोले, आप हमारे राज्य के नियमों और दरबार की परंपराओं से
परिचित नहीं है। हम बस यही चाहते हैं कि आप किसी गलती में ना पड़े जिससे आपको सजा भुगतनी पड़े। यह सुनकर वह नौजवान चौंक गया और मासूमियत से पूछने लगा, सजा? लेकिन मैंने तो कुछ भी गलत नहीं किया, और मैंने तो यह भी नहीं कहा था कि मुझे महल लाया जाए। अगर मेरी वजह से किसी को कोई परेशानी हो रही है तो मुझे वापस जंगल में छोड़ दो। उसकी सीधी साधी बात सुनते ही दरबारियों के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान फैल गई। उन्हें लगा कि उनकी चाल काम कर रही है। वे जानते थे कि राजा रामसेन की मौजूदगी में इस पागल को जबरदस्ती नहीं निकाला जा सकता, इसलिए अब वे उसे चालाकी से बहला फुसलाकर खुद ही महल से बाहर करवाना चाहते थे। उनमें से एक दरबारी आगे बढ़ा और बोला, बड़े भाई, आपको अंदाजा नहीं है कि अगर आप हमारी बात मान ले तो आपको कितना लाभ हो सकता है। वो नौजवान जो पहले ही सजा की बात से डर गया था, घबराकर बोला, ठीक है, बताओ क्या करना है। इसी मौके का फायदा उठाते हुए एक दरबारी जो कभी राजा का सबसे करीबी माना जाता था, आगे आया और बहुत चालाकी से बोला, महाराज के दरबार में एक पुरानी परंपरा रही है। दरबार की शुरुआत तब तक नहीं होती जब तक कोई व्यक्ति राजा को थप्पड़ ना मारे। वो पागल जो सीधा साधा था और दुनिया की चालाकियों से बिल्कुल अनजान, तुरंत उत्साह में बोल पड़ा, अरे यह तो कोई बड़ी बात नहीं है, मैं तो राजा को लात भी मार सकता हूँ। दरबारियों ने अपनी हंसी दबाते हुए उसे और भी उकसाया। वे कहने लगे, कल जब महाराज अपनी गद्दी पर बैठे, तुम जाकर उनकी गर्दन पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ देना, देखना वह इतने खुश होंगे कि तुम्हें ढेरों इनाम देंगे। वो भोला व्यक्ति जो पहले ही दरबारी चालों को समझ नहीं पा रहा था, झांसे में आ गया। उसने मासूमियत से हामी भर दी। अगले दिन जैसे ही राजा दरबार में आया और गद्दी पर बैठा, वो आदमी चुपचाप आगे बढ़ा और एक तेज थप्पड़ राजा की गर्दन पर जड़ दिया। थप्पड़ इतना जोरदार था कि राजा का मुकुट उड़कर नीचे गिर गया और तभी मुकुट के नीचे से एक खतरनाक बिच्छू निकल आया। राजा ने तुरंत समझ लिया कि अगर यह मुकुट उसके सिर पर होता तो बिच्छू डंक मार देता और शायद यह दिन उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होता। राजा का दिल कृतज्ञता से भर गया। राजा ने तुरंत उस पागल को अपने सीने से लगा लिया और ऊंचे स्वर में घोषणा की, मेरे प्रिय दरबारियों, यह अकेला व्यक्ति है जो मुझसे सच्चा प्रेम करता है। अगर इसने मुझे थप्पड़ ना मारा होता तो शायद आज मैं जीवित ना होता। राजा ने उसके सम्मान में एक भव्य दावत रखवाई और उसे एक आलीशान महल इनाम में दे दिया। अब वह पागल नहीं रहा, बल्कि पूरे राज्य में सबसे सम्मानित व्यक्ति बन गया था, जिसे जैसे खुद भगवान ने यह मौका दिया हो। उधर दरबारी जो पहले से ही उससे ईर्ष्या करते थे, अब और भी अधिक बेचैन हो उठे। उन्हें डर सताने लगा कि कहीं यह व्यक्ति एक एक करके सबको दरबार से बाहर ना करवा दे। वे आपस में कहने लगे, अगर हमने कुछ नहीं किया तो जल्द ही इस दरबार में हमारी कोई हैसियत नहीं रह जाएगी। दूसरी ओर वो भोला आदमी जो अब महल में सुख से रह रहा था, मन ही मन यही सोच रहा था, यह दरबारी लोग कितने अच्छे हैं। देखो, इन्होंने मुझे कितनी बढ़िया सलाह दी जिससे मेरी किस्मत ही बदल गई। अब मुझे यकीन हो चला है कि जो भी यह कहेंगे वही मेरे लिए सही होगा। दरबारी एक बार फिर आपस में साजिश रचकर उसके महल में पहुंचे। उनके दिल में जलन थी, लेकिन चेहरे पर झूठी मुस्कुराहट सजी हुई थी। एक दरबारी ने नरमी से कहा, भाई साहब, कल वाली तरकीब कैसी लगी? सोचिए, अगर आपने राजा को थप्पड़ ना मारा होता तो शायद वो आप पर शक करता। वो भोला आदमी हंसते हुए बोला, हाँ हाँ, आप लोग तो बहुत नेक हैं। आपकी सलाह ने तो मेरी जिंदगी ही बदल दी। यही सुनकर दरबारी अपने असली मकसद पर आए। उन्होंने नई चाल चलनी शुरू की। एक बोला, अब एक और छोटी सी तरकीब है। जब अगली सुबह राजा दरबार में सिंहासन पर बैठने लगे तो आप चुपचाप जाकर सिंहासन को पीछे खींच लीजिए। जैसे ही राजा गिरेगा वह समझ जाएगा कि आप उसकी सुरक्षा कर रहे हैं और इस बार आपको इनाम में आधा राज्य मिलेगा।
वह पागल नौजवान जोश में बोल पड़ा, एक क्या, मैं तो दो दो सिंहासन खींच सकता हूँ। दरबारी फिर से उसकी पीठ थपथपाकर वहां से चल दिए। अगले दिन दरबार लगा। जैसे ही राजा अपने सिंहासन पर बैठने को हुआ, पागल ने मौका देखकर सिंहासन को पीछे से खींच लिया। मगर राजा, जो हर स्थिति के लिए सतर्क रहता था, उसने रगड़ने की हल्की सी आवाज सुन ली और खुद को संतुलित करते हुए गिरने से बचा लिया। राजा की नजर सिंहासन के उस पायदान पर पड़ी जो भीतर से टूटा हुआ था। उसी पल उसे एहसास हुआ कि यह कोई साधारण बात नहीं थी, बल्कि एक बड़ी दुर्घटना जो टल गई। राजा ने उस पागल की ओर देखा और आगे बढ़कर उसे फिर से अपने सीने से लगा लिया। फिर सबके सामने ऊंची आवाज में कहा, देखो यह आदमी कितना होशियार और समझदार है। अगर इसने सिंहासन की टूटी पायदान समय रहते ना देखी होती, तो आज मैं जमीन पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो जाता। इसने मेरी जान फिर से बचाई है। राजा ने जब पूरे दरबार के सामने उस पागल को सराहा और उसे नया सेनापति घोषित किया, तो एक बार फिर से दरबार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। उस पागल की सच्चाई, निष्ठा और साहस की सबने तारीफ की। यह देखकर मक्कार दरबारी हताश हो गए। हर बार वे उसे गिराने की साजिश रचते और हर बार उसकी इज्जत और ऊंचाई और भी बढ़ जाती। अब तो वे अंदर ही अंदर जलते हुए एक दूसरे से कहने लगे, यह तो उल्टा हो गया। हम तो चाहते थे कि इसे सजा मिले, राजा नाराज हो और इसे दरबार से निकाल फेंके, मगर यह तो हर बार बाजी मार लेता है। फांसी तो दूर की बात रही, अब तो सेनापति भी बन गया। जब दरबारियों ने महसूस किया कि अब यह व्यक्ति उनके लिए असली खतरा बनता जा रहा है, तो उन्होंने एक भयानक साजिश रची, एक ऐसा षड्यंत्र जो पूरे राज्य को हिला सकता था। उन्होंने ठान लिया कि अब दुश्मन पड़ोसी राज्य के राजा से गुप्त मुलाकात की जाएगी। उनकी योजना थी कि उस राजा को युद्ध के लिए उकसाया जाए और उसे यह वादा किया जाए कि महल के अंदर से ही कुछ दरबारी विद्रोह करेंगे, जिससे दुश्मन के लिए विजय आसान हो जाएगी। पर इस गठजोड़ की एक शर्त थी, दुश्मन को सिर्फ एक ही व्यक्ति को मारना होगा, वह सेनापति, वही पागल जिसे उन्होंने हर बार गिराने की असफल कोशिश की थी। गुप्त संदेश बड़े चालाकी से दुश्मन राजा तक पहुंचा दिया गया। जब उस राजा को पता चला कि अब महल के अंदर ही बगावत की आग भड़क चुकी है, तो वह तुरंत युद्ध के लिए तैयार हो गया। अब बची थी सिर्फ एक बात, अपने राजा को युद्ध के लिए तैयार करना। दरबारियों ने एक और नाटक रचा। उनमें से कुछ ने खुद को जख्मी कर लिया और खून से सने कपड़ों में वे दरबार में हाजिर हुए। वे रोते गिड़गिड़ाते राजा के सामने बोले, महाराज, अब और सब्र नहीं होता। कल अगर आपको कुछ हो गया तो पूरा राज्य दुख में डूब जाएगा। पड़ोसी राज्य हमला करने ही वाला है। अब निर्णय का समय आ गया है। राजा रामसेन भावनाओं में बहते हुए युद्ध के लिए तैयार हो गए। तुरंत नगाड़े बजे, सैनिकों की टुकड़ियां सजाई गई और विशाल सेना राज्य की सीमा की ओर रवाना हो गई। गद्दार दरबारी भी उसी सेना में शामिल थे और सबसे आगे था वह सेनापति, वही जिसे वे पागल कहते थे। दरबारी उसके पीछे चल रहे थे, मन ही मन हंसी छुपाए। उन्हें लग रहा था कि अब उनका काम बन जाएगा। उनके लिए वह सेनापति केवल एक मूर्ख था जो अपनी मौत की ओर बढ़ रहा था, मगर किस्मत के खेल कौन जानता है। जैसे ही सेनाएं आमने सामने हुई और युद्ध भूमि के रूप में एक घना जंगल चुना गया, सेनापति ने ऊंची आवाज में आदेश दिया, सभी रुक जाओ। सबसे पहले मैं अकेले दुश्मन राजा से युद्ध करूंगा। वह सेनापति था, इसलिए उसकी बात मानी गई। वो अकेला दुश्मन की ओर बढ़ा और जंगल के बीचों बीच दुश्मन राजा भी सामने आ गया। दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे कि तभी झाड़ियों से एक भयानक शेर निकलकर दुश्मन राजा पर टूट पड़ा। वो सेनापति जो तलवारबाजी में माहिर था और जिसके दिल में किसी से कोई निजी दुश्मनी नहीं थी, फौरन लपका। उसने अपनी तलवार खींची और एक ही वार में शेर के पेट में उतार दी। उसका उद्देश्य युद्ध करना नहीं था,
बल्कि इंसानियत की रक्षा करना था। वह किसी की जान अपनी आंखों के सामने जाते नहीं देख सकता था। शेर को मार गिराकर उसने तलवार एक और रख दी और लहूलुहान दुश्मन राजा को उठाकर सहारा दिया। दुश्मन राजा घायल तो था, लेकिन अब भी जीवित था। जब उसे होश आया और उसने अपनी पूरी सेना को सामने खड़ा देखा, तो उसने हाथ उठाकर युद्ध रोकने का आदेश दे दिया। वह बोला, अब कोई युद्ध नहीं होगा। मैं इस सेनापति को क्षमा करता हूँ, इसने मेरी जान बचाई है। यह केवल इंसान नहीं, बल्कि देवता है। यह ना सिर्फ बहादुर है, बल्कि अत्यंत बुद्धिमान भी है। मैं इस व्यर्थ युद्ध को यहीं समाप्त करता हूँ। हाँ, उसने आगे कहा, वो दरबारी जो अपने राजा को छोड़कर मेरे साथ मिल गए थे, वे गद्दार हैं। उन्हें तुरंत बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया जाए। यह सुनते ही गौतम ने तलवार खींच ली और गरज कर बोला, खबरदार, अगर मेरे किसी भी सिपाही को हाथ लगाया तो मैं अपनी जान की बाजी लगा दूंगा। उसकी निडरता और वफादारी देखकर दुश्मन राजा स्तब्ध रह गया। उसने मन ही मन कहा, यह कैसा आश्चर्यजनक इंसान है, दुश्मनों की जान बचाता है और खुद को भुला देता है। अब गौतम की बहादुरी, सच्चाई और मासूमियत की गूंज पूरे राज्य में फैल चुकी थी। लोग उसकी ईमानदारी और इंसानियत से बहुत प्रभावित हुए। जब वह महल लौटा तो उसका शानदार स्वागत हुआ। हर कोने से तालियों और जयकारों की आवाज उठी। राजा ने उसे अपना सबसे विश्वसनीय और करीबी साथी बना लिया। यह सब देखकर पहले से ही ईर्ष्या में जल रहे दरबारियों के सीने पर जैसे सांप लौट गए। वे आपस में कहने लगे, अब अगर इसे नहीं रोका गया तो एक दिन यह हमें ही मिटा देगा। इसे खत्म करना ही होगा। उन्होंने कसम खाई कि अब चाहे जैसे भी हो, गौतम का अंत करके ही चैन लेंगे। हालांकि इस बीच दोनों राज्यों के बीच पुरानी दुश्मनी खत्म हो चुकी थी और अब वे मित्र बन गए थे। लेकिन इन दरबारियों का दिल अब भी नफरत और ईर्ष्या से भरा हुआ था। एक बार फिर उन्होंने अंधेरे में बैठकर षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। उनमें से एक वृद्ध दरबारी, जो अनुभव में सबसे आगे था और बहुत सोच समझकर बोलता था, वह उठा और गंभीर स्वर में बोला, भाइयों, जरा सोचो, दुनिया में हर व्यक्ति की किस्मत ईश्वर लिखता है। जिसकी रक्षा खुद भगवान करता है, उसका बाल भी बाका नहीं हो सकता। अगर तुम लोग उसे मार भी दोगे तो उसकी प्रतिष्ठा और बढ़ेगी। उसका अंत तुम्हारे लिए कोई फायदा नहीं लाएगा, बल्कि तुम खुद बर्बाद हो जाओगे। वह थोड़ा रुका और फिर बोला, वो तुम्हें भले ही पागल लगे, लेकिन असल में वह बेहद गुणी, समझदार और सच्चे दिल का इंसान है। ईश्वर ने उसमें जो काबिलियत भरी है, वह हम में से किसी में नहीं है। अगर तुम सब मिलकर उसके खिलाफ हो जाओगे, तब भी वह अकेला तुम सब पर भारी पड़ेगा। बेहतर यही होगा कि तुम उससे टकराने के बजाय खुद को बदलो, सच्चाई का साथ दो। यही तुम्हारे और राज्य दोनों के लिए बेहतर होगा। उस वृद्ध दरबारी की बातों ने सबके मन को छू लिया। उसके बाद से किसी भी दरबारी ने गौतम के खिलाफ कोई नई साजिश नहीं रची। कुछ समय बाद एक दिन राजा ने गौतम से उसके परिवार के बारे में पूछा। गौतम ने नम्रता से कहा, महाराज, मेरा नाम गौतम है और मेरे पिता एक साधारण व्यापारी हैं। राजा ने तुरंत एक संदेश वाहक को भेजकर गौतम के माता पिता को राजमहल बुलवाया। जब वे आए तो राजा ने उनका आदर सत्कार किया। राजा गौतम से इतना प्रभावित हो चुका था कि उसने उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया और इस तरह वह पागल गौतम, जो कभी लोगों की हंसी का पात्र था, अब अपने माता पिता के साथ महल में सुख और सम्मान के साथ जीवन बिताने लगा। उसके पिता की आंखों में गर्व के आंसू थे, क्योंकि जिसे वे कभी मंदबुद्धि और नासम समझते थे, वही अब पूरे राज्य का सबसे बुद्धिमान, निष्ठावान और नेक दिल इंसान बन चुका था। मित्रों, नियति की डोर हमें यह सिखाती है कि सब कुछ सही समय पर ही होता है। मित्रों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।